गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 7 की। क्लास 7 के अंदर आज हमारा सब्जेक्ट है विषय है विज्ञान। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा था। और चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल जो है पैसे से भी ज्यादा कीमती है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। ये चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने लास्ट की क्लास के अंदर अपन ने जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जल की अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं कि जल की ऐसी कौन कौन सी अवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। अब यदि मैं बात करूं कि जल की जो अवस्थाएं होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है जल की अवस्था क्या, ठोस, और दूसरी होती है द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। तो जल की कितनी अवस्था हो गई? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं अपन सॉलिड, द्रव को अपन बोलते हैं लिक्विड, और गैस को अपन बोलते हैं गैस। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जल की 3 अवस्था हो गई, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि आप सभी जानते हैं ठोस कहाँ पाए जाएंगे? ठोस का मतलब जल बर्फ के रूप में पाया जाएगा, और बर्फ के रूप में कहाँ पाया जाता है? हिमालय पर्वतों पर, या फिर हम कह सकते हैं ग्लेशियर पर। तो ठोस जल जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा? ग्लेशियर पर, राइट। नेक्स्ट देखिए द्रव की यदि हम बात करें, जो द्रव अवस्था के अंदर जल जो है वो भूमि के अंदर पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं भूमि के अंदर यदि हम हैंडपंपों की सहायता से या नलकूपों की सहायता से या कुएं के अंदर हम बाल्टी डाल करके पानी को यदि हम निकालेंगे तो उसकी कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था होती है। तो ये जो द्रव अवस्था के अंदर जो जल होगा वो कहाँ पर पाया जाएगा? भूमि के अंदर पाया जाता है। अब यदि हम बात करें गैसीय अवस्था के अंदर कि जो जल है वो गैसीय अवस्था के अंदर किस तरीके से पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि जलवाष्प के अंदर जलवाष्प जो होती है, जलवाष्प के रूप में जो है कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? गैस। जलवाष्प के रूप में पाया जाता है जल। यदि जलवाष्प के रूप में है तो कौन सी अवस्था के अंदर होगा? गैसीय अवस्था के अंदर होता है। तो हम ये कहेंगे कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ग्लेशियर पर पाई जाएगी। जल द्रव की अवस्था, द्रव कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? जल यदि द्रव्य अवस्था में हो तो जल कहाँ पाया जाएगा आपको? भूमि के अंदर, जिसको हम किसकी सहायता से निकालेंगे? नलकूप को, हैंडपंप को, या फिर हम कह सकते हैं कुएं के द्वारा। गैस की यदि बात करें तो जल यदि जलवाष्प के रूप में है तो वो कौन सी अवस्था के अंदर होगा? गैसीय अवस्था के अंदर होता है। तो ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, पहले हम शहरी क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र में जल किस तरीके से हमें प्राप्त होता है? आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा पाइपों के द्वारा हमें जल की आपूर्ति की जाती है। कहाँ पर? शहरों के अंदर। आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर हैंडपंप, हैंडपंप जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर नलकूपों की सहायता से पानी प्राप्त किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे पास पाइपलाइन है उन पाइपलाइनों के द्वारा हमें जल प्राप्त किया जाता है। तो ये बात हो गई हमारी शहरी क्षेत्रों की। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर जल जो है लाने के लिए इतनी जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब यदि हम बात करें ग्रामीण इलाके की, आप सभी देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र की यदि मैं बात करूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि जो जल होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा, हैंडपंपों के द्वारा जल प्राप्त किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर
क्या होता है कि पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल आपको चलना पड़ता है, कई किलोमीटर दूर पैदल चल के सिर के ऊपर पानी को लाना पड़ता है। तो जो बहुत कष्टदायक होता है, कई बार क्या होता है कि पैदल आपको 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद में पानी मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बाल्टी पानी अपने सर के ऊपर रख के ला सकते हो, या एक मटके की हम बात करें तो एक घड़ा जो गांव के अंदर कहा जाता है उसके अंदर हम पानी ला सकते हैं। तो जो गांव के अंदर है, गांव के अंदर बहुत दूर हमें जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि गाँवों के अंदर यदि हमें पानी दूर जाना हो, दूर लेकर के आना हो, तो कई बार क्या होता है कि उनके जो बालक होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई भी छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है। 5 किलोमीटर पैदल आदमी जाएगा फिर वापस आएगा पानी लेकर के, तो आप समझ सकते हो कि कितना समय लगेगा। इस कारण उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। आप ये भी देख सकते हो कि ग्रामीण इलाकों के अंदर पानी जो है बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। पानी की बहुत कीमत समझते हैं गांव वाले जो लोग होते हैं, वो पानी की बहुत कीमत समझते हैं। लेकिन सिटी के अंदर यदि हम बात करें, शहरी इलाकों की यदि हम बात करें, तो शहर में पानी की कोई अहमियत ही नहीं समझता है, क्योंकि उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता है शहरी क्षेत्र वालों को। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वालों को पता होता है कि हमें एक बाल्टी पानी पीने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाकर के हमें पानी लाना पड़ेगा। तो वो जो है लोग, वो बहुत सोच समझ करके पानी को व्यर्थ करते, पानी को उपयोग में लेते हैं। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर कोई 4 बाल्टी से ना रहा है, कोई 5 बाल्टी से नहा रहा है, कोई 10 बाल्टी से नहा रहा है, कोई गाड़ी धो रहा है टंकी से, तो ऐसे लोग करते हैं। लेकिन सिटी के अंदर क्या होता है कि पानी की अहमियत को लोग समझ नहीं पाते। तो हमें जो जल है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना जल व्यर्थ करेंगे उतना हमारी प्रकृति से जल की कमी होती चली जाएगी। यदि हम हमारे राजस्थान क्षेत्र की बात करें, तो राजस्थान इलाके के अंदर जल जो है बहुत काफ़ी कम मात्रा के अंदर है। जल एक सीमित संसाधन है। जैसे आपने देखा होगा, प्रकाश की बात करें, सूर्य से आने वाला प्रकाश असीमित रूप से, चाहे आप डब्बे बदलो, प्रकाश की कमी नहीं आएगी कभी भी। लेकिन आप पानी को व्यर्थ क्यों कर रहे हो? आपको पानी की अहमियत क्यों नहीं है, पता नहीं है। आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल ही आपका भविष्य है। जल होगा तो आने वाली पीढ़ियों को जल प्राप्त होगा। अरे आप ही क्यों खर्च कर रहे हो भाई पानी इतना? आने वाली पीढ़ियों के बारे, भविष्य के बारे में सोचो, आप अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो जल जो है हमें सोच समझ करके खर्च करना चाहिए। पहली कंडीशन, जल जो है हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल जितना हमें काम में हो, जितना हमें उपयोग में लेना हो उतना ही ले। फालतू में नल खोल के चल नहीं जाए, बाहर भी घूमने लग जाए नल खोल के, बाल्टियाँ बहती रहे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जल जो है हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा के अंदर है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं बात कर रहा हूँ कि जल का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जैसे प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से। ठीक उसी प्रकार यदि प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है, तो ठीक उसी प्रकार जो है जल भी हमें कहाँ मिलता है? भूमि से प्राप्त होता है। जो भूमि से हमें जल प्राप्त होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं? भौम जल कहते हैं। जो हमें भूमि से प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? भौम जल। आप सभी ने देख लिया होगा, शायद देखा भी होगा कि कुओं से जो पानी हमें प्राप्त होता है, जो कुएं से पानी प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? भौम जल का स्तर होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे भूमि से भी जल कैसे प्राप्त होता है, मुझे इसकी बारे में पूरी डिटेल से यदि हम बात करें तो आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे हम अधिक गहराई तक जमीन को खोदते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमने गहराई तक खोदते चले गए, वैसे वैसे लास्ट में क्या होगा? एक चट्टान आ जाती है। उस चट्टान पर हमें पानी प्राप्त हो जाता है। अब हो सकता है कि वो पानी हमें खारा प्राप्त हो, या हो सकता है कि वो पानी हमें मीठा प्राप्त हो। ये हमारे जो है प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भूमि से प्राप्त होगा, आपने बोरिंग का नाम सुना होगा कि बोरिंग में पानी कहाँ से आता है? बोरिंग में पानी जमीनों के द्वारा आता है। आपने ये भी एक चीज़ जो नोटिस की होगी आपने, कि जो बोरिंग का पानी आता है, या फिर हम भूमि से पानी निकालते हैं, या हम कुओं की बात करें, या हम हैंडपंपों की बात करें कि उससे हम पानी निकालते हैं,
वो गर्म क्यों होता है? उसका कारण क्या होता है कि वो पानी गर्म होता है। रीजन क्या है उस चीज का कि जो भूमि से हमें जो जल प्राप्त हुआ वो गर्म इस वजह से होता है क्योंकि अपने जो भूमि है, जो नीचे जो भूमि से नीचे है, जो चट्टाने हैं, उनका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है बहुत ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण ही पानी हमें कैसा प्राप्त होता है, गर्म अवस्था के अंदर प्राप्त होगा। ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब देखो भौमजल की बात हो गई, अब हम बात करें भौमजल। आपने देख लिया, इसके आगे हमारा एक टॉपिक आता है भौमजल। भूमि स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भूमि स्तर के भूमि स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को भी क्या बोलते हैं अपन? भूमजल कहते हैं। भौमजल की परिभाषा क्या है हमारे पास? भौमजल की परिभाषा है कि भूमि स्तर के नीचे पाए जाने वाला जो जल होगा उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? भूमि स्तर, मतलब भूमि का जो स्तर है उसके नीचे यदि कोई जल पाया जा रहा है तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? भौमजल कहते हैं। तो ये बात आप मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक चीज देखो, तो आज से अपन को क्या प्रण लेना है? आज से अपन को ये प्रण लेना है कि हमें जल का उपयोग करना चाहिए, जल का सदुपयोग नहीं करना चाहिए, सॉरी जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, जितनी आपको जरूरत हो उतना ही जल का हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब अपन एक नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं। सामान्यतः नलकूपों और हैंडपंपों से पानी निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि नलकूपों से पानी निकाला जाता है या हैंडपंपों के द्वारा पानी निकाला जाता है। तो हमने बोरिंग की भी बात कर ली थी। बोरिंग जो होती है कुछ किलोमीटर तक, कुछ मीटर तक जब हम जो है भूमि को खोदते हैं उसके बाद में हमें जल प्राप्त होता है। तो इसकी एक और परिभाषा हम देख लेते हैं, अतः स्यंदन। इसका मतलब क्या होता है? अतः स्यंदन के लिए हम बात करें तो देखिए एक आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक भी है, अतः स्यंदन। अतः स्यंदन का मतलब क्या होता है? अतः स्यंदन का मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि रिमझिम सी बारिश आ रही है, तो रिमझिम सी जो बारिश आ रही है वो भूमि के अंदर जैसे ही गिरती है तो आप देखोगे कि भूमि थोड़ी देर बाद में क्या होती है? ठंडी होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जैसे ही उसके अंदर पानी आया तो आने के बाद में वो भूमि के अंदर क्या होता है? रिस जाता है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि धीरे धीरे बारिश आती है तो पानी जो है भूमि के अंदर धीरे धीरे रिसता चला जाता है। यदि तेज बारिश आती है तो आप ये देखते होंगे कि पानी जो है नालियों के द्वारा जो है बह जाता है, लेकिन धीरे धीरे बारिश आती है तो भूमि के अंदर जो पानी रिसता है उस रिसने को ही अपन क्या बोलते हैं? अतः स्यंदन कहा जाता है। तो भूमि के अंदर जो पानी होता है रिसता चला जाएगा वो हम क्या बोलेंगे? अतः स्यंदन कहते हैं। तो ये बातें आज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने 5-6 टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।